हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन मग। आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे जनरल साइंस की क्वेश्चन आंसर सीरीज का पार्ट 5। फ्रेंड्स, अभी हम फिजिक्स चला रहे हैं जिसका पार्ट 5 है ये, जो कि आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जेई, सीटेट, सुपर टेट, केबीएस, यूपी टेट आदि के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। यदि इससे पहले आपने इसके और भी पार्ट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, कृपया आप उन पार्ट को पहले देख लें। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, इसका आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व का नियम। फ्रेंड्स, इस जड़त्व के नियम को मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनी रहेगी, या यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बहावल ना लगाया जाए। तो फ्रेंड्स, इसको जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जिसका प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेशर बढ़ने पर जो बर्फ़ होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दाब बढ़ने पर फ्रेंड्स मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। फ्रेंड्स, आप अपने घर पर कभी बर्फ़ की सिल्ली लाइएगा, उसको हाथ से दबाना या उस पर चढ़ जाना, लात से दबाना, तो क्या होगा, उस पर प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ेगा तो आपकी बर्फ़ जल्दी पिघलने लगेगी। नॉर्मल वातावरण में छोड़ देने पर जो पिघलती है उसकी अपेक्षा यदि आप उसको हाथ से या पैर से दबाते हैं तो प्रेशर पड़ने पर वो जल्दी गल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाती है। क्यों उठ जाती है, क्योंकि समुद्री जल का घनत्व नॉर्मल पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नाव ऊपर की ओर उठ जाती है जब नदी से समुद्र में जाती है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आपको, ए चली हुई गोली में, खिंचा हुआ धनुष, चलता हथौड़ा, बहता पानी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि गतिज ऊर्जा क्या होती है और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। स्थितिज ऊर्जा जिसे पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, यदि किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो चली हुई गोली, ये चल रही है यानी गतिमान अवस्था में है, तो इसमें गतिज ऊर्जा है। खिंचा हुआ धनुष यानी कि धनुष पे बाण चढ़ा के खींच के जब रोक के रखा जाता है, हम निशाना लगाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, हम धनुष पे बाण को खींच के रोक के रखते हैं, यानी कि एक स्थिति पे रोक के रखते हैं। तो एक स्थिति पे रोकने के कारण वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, ना कि गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे चलता हुआ हथौड़ा देखेंगे तो ये भी गतिमान अवस्था में है, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। बहता हुआ पानी, ये भी गतिमान अवस्था में है, तो यहाँ पे भी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फॉर्मूला गतिज ऊर्जा का होता है, E = ½ mv²।
अब गति की बात कर रहे हैं, गति यानी कि बी दुगुना, इसको E1 मान लेंगे। अगर E2 की बात करेंगे हम तो 1/2 m, यहाँ पे 2v गति दोगुनी कर दी तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो E2 बराबर 4 × 1/2 mv²। अब mv² फ्रेंड्स ये हमारा E1 है, तो यहाँ पे 4 × E1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, इसका क्या कारण है? बिलोया जाता है, इसको कई लोग फ्रेंड्स मथा जाता है भी बोलते हैं। तो इसमें केंद्रापसारी बल लगता है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। एक होता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, तो अभिकेंद्रीय बल को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, बिल्कुल नहीं झुकता है। तो इसका आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंदर की ओर झुकता है। फ्रेंड्स आपने कई लोगों ने साइकिल चलाई होगी, जब मोड़ पे मुड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि हम अंदर की ओर थोड़े झुक जाते हैं, ताकि साइकिल मोड़ पे मोड़ते समय बैलेंसिंग बनी रहे। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये काफ़ी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। तो जो गद्दे होते हैं वो स्थिति के कारण अपने आकार परिवर्तित कर लेते हैं, जब उस पर कोई बैठता है अपनी प्रारंभिक स्थिति में आते हैं, तो इसे स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य ना तो सृजन किया जाता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो इसका आपका आंसर सही हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ना तो किसी वस्तु को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है। यदि कोई नाव अपने आयतन के बराबर पानी हटाती है तो वह डूब जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, द्रव्य में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स ये निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि? फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि लैंप में पहले आती थी, अब तो लाइट वगैरह आने लगी है, CFL LED वगैरह चलती हैं आजकल। तो पहले फ्रेंड्स क्या था, लैंप जलाते थे जिसे हम लालटेन भी बोलते थे, मिट्टी के तेल से जलती थी, उसमें बत्ती पड़ी रहती थी। तो बत्ती जो होती थी वो तेल पड़ा रहता था, उसकी तली तक जाती थी। तो उस तली से तेल जहाँ पे लैंप जल रहा है वहाँ तक बत्ती में चढ़ता था तेल। वो केश कात्तु क्रिया की वजह से चढ़ता था, जिसे कैपिलरी भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो कैपिलरी क्रिया के कारण चढ़ती थी। क्वेश्चन नंबर 14। सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है। क्या कारण है जिसके कारण सुई पानी के ऊपर तैरती है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव जिसे सरफेस टेंशन भी बोलते हैं या सरफेस टेंशन भी बोलते हैं। जो सरफेस टेंशन T बराबर होता है F/L। F यहाँ पे बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। L यहाँ पे लंबाई है, लंबाई का मात्रक
मीटर होता है। तो इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। पृष्ठ तनाव वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई द्रव सिकुड़ कर एक बूंद का आकार ग्रहण करना चाहता है, इसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि उसमें जो पानी होता है, पानी की ये टेंडेंसी होती है कि वह सिकुड़कर एक बूंद का आकार ग्रहण करना चाहता है, जिसकी वजह से उसके साथ ब्रश के बाल भी चिपक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर मैंने अभी आपको बताया, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण कोई भी द्रव बूंद की आकृति ग्रहण करने की टेंडेंसी रखता है, तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17। यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लोलक के झूलने का समय पूछा गया है, जिससे कि हम आवर्तकाल भी कहते हैं। अब यहाँ पे लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी गई है, तो फ्रेंड्स लोलक का आवर्तकाल टी बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। एल को 4 गुना किया गया है फ्रेंड्स, तो एल को जब 4 गुना हम कर देंगे तो एल की जगह पे जब हम 4L रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 4 का जब हम रूट लेंगे तो आगे 2 निकल के आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो ये अगर T1 माने हम यहाँ पे, तो T1 रख देंगे यहाँ पे, यानी कि 2 गुना हो जाएगा, झूलने का समय 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, क्या कार्य सिद्धांत है वॉशिंग मशीन का? तो इसका भी अपकेंद्रण हो जाएगा, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 19। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका आंसर सही हो जाएगा त्वरण के साथ नीचे। तो फ्रेंड्स आपने देखा, आपने ये फील भी किया होगा, जब आप लिफ्ट में जाते हैं, जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा अधिक भार प्रतीत होता है, परंतु जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे शरीर का भार रहा ही नहीं। तो त्वरण के साथ नीचे आते हैं। त्वरण मतलब समय के साथ वेग में परिवर्तन ना हो, यानी कि एक समान वेग से जब नीचे की ओर आते हैं तो हमें लिफ्ट में जो भार होता है वो अपने भार से कम प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 20। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह सिद्धांत किस पर आधारित है? तो फ्रेंड्स ये सिद्धांत आधारित है आर्किमिडीज के सिद्धांत। पानी के एक गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तब यहाँ पे तब हो जाएगा फ्रेंड्स। तो पानी के स्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। भारहीनता की अवस्था है तो मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन इंटू मीटर नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बल, क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन, और ऊर्जा का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। कार्य का मात्रक भी होता है न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि बल गुणा विस्थापन इसका फार्मूला होता है, और इसी के अनुसार ऊर्जा का भी यही फार्मूला होता है। तो कार्य और ऊर्जा का सेम होता है, इसी प्रकार गति ऊर्जा का भी सेम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल क्या होगा? फ्रेंड्स जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? कैलोरी है, जूल है, किलो कैलोरी है, डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स ये टेम्परेचर का मात्रक होता है, तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का मात्रक होगा,
इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस के अलावा फ़ारेनहाइट, रोमर इत्यादि जो कि टेम्परेचर के मात्रक होते हैं, और यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में या रोमर में चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज करेंगे। उसका फार्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9। ये फार्मूला होता है फ्रेंड्स, और K-273/5। ठीक है फ्रेंड्स, ये फार्मूला हो जाता है आपका। यहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं, चाहे हमसे डिग्री सेल्सियस में पूछा हो, चाहे फ़ारेनहाइट में पूछा हो, चाहे केल्विन में पूछा हो। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है। तो जब जल ऊंचाई से गिरता है तो जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तेज गति से गति करने लगते हैं तो उसका ताप भी बढ़ जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स आपने अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन में बताया था कि ताप बढ़ने पर अणुओं की गति जो होती है वो बढ़ जाती है। तो जब गति बढ़ जाएगी तो ताप बढ़ जाएगा, है ना, सेम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 पे जाने से पहले अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो शेयर करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट पर। इसका रीज़न क्या है, क्यों अधिक समय लगता है। क्योंकि फ्रेंड्स आपने सुना होगा कि ज़मीन से ऊपर जाने पर, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम होता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो घट जाता है। जब बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल ना उबलकर कम टेम्परेचर पे ही उबलने लगता है, जिससे कि हमारे जो चावल हैं या सब्जी है या दाल है जो हम बनाते हैं वो कम हीट पे ही बॉईल करने लगती है और हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, इसलिए जल्दी नहीं पकती है, तो उसको पकने में टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सीधा सीधा सिंपल सा एक क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, आंसर ये निकल के आ रहा है कि दाब बढ़ेगा तो जल्दी पकेगी, दाब घटेगा तो देर में पकेगी। और माउंट एवरेस्ट पर दाब कम होता है, इसलिए वहाँ पर समय अधिक लगता है। क्वेश्चन नंबर 28, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहलाता है। तो वह कहलाता है त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट। फ्रेंड्स इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, तेजी से घटेगा, तेजी से बढ़ेगा या घटेगा। तो फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का आप लोग कमेंट नहीं करते हो, इसी बहाने आप कमेंट करोगे। चलिए फ्रेंड्स फिर मैं इसका आंसर अगले वीडियो में दूंगा, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा रॉकेट प्रौद्योगिकी में, यानी कि रॉकेट टेक्नोलॉजी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण या प्रकीर्णन का कारण क्या होता है, आपको पता होगा, धूलकण। अब आप कह रहे होंगे वायुमंडल में धूलकण कहाँ उपस्थित होते हैं। तो फ्रेंड्स कई बार आपने देखा हो, आपका कोई एक बंद रूम हो और उसमें एक छोटा सा होल हो जहाँ से सूर्य की रोशनी रूम के अंदर इंटर कर रही हो। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि
जो सूर्य की रोशनी इंटर करती है रूम में, उसके पाथ में आप देखना बहुत सारे छोटे 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 कण आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे, तो उन्हीं को बोलते हैं धूल कण, जिसकी वजह से प्रकाश फैलता है। क्वेश्चन नंबर 32, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, प्रकीर्णन के कारण, वही धूल के कण विसरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 33, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं या कितने रंग दिखाता है, तो आपका इसका आंसर सही हो जाएगा 7, जो कि मैंने आपको कल बताया था कि विव गियोर, आपको आंसर कल मैंने बताया था विव गियोर से, विव गियोर। तो बी से वायलट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है। मृग तृष्णा, जिसको मरीचिका भी बोलते हैं, एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि मरीचिका बनने का क्या कारण है, तो आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरे से कांच में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फ्रेंड्स पता होगा आप लोगों को क्या होता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। फ्रेंड्स होता क्या है, ये कोई सतह है, यहाँ पे प्रकाश गिर रहा है और ये दूसरे माध्यम में जब जाता है तो सीधा ना जाके ये अवलंब की ओर थोड़ा झुक जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखते हैं हम कि जैसे ये इधर की ओर झुक जाता है, अगर हम इसको इधर थोड़ा करेंगे, सपोज करो यहाँ पे ऐसे है, तो जैसे यहाँ पे यहाँ पे अगर हम करेंगे तो फ्रेंड्स ये ऐसा जा रहा, अगर हम इसको थोड़ा ऐसा करेंगे तो इधर जाएगा, इसको अगर हम थोड़ा ऐसा करेंगे तो इधर जाएगा, अगर थोड़ा हम और ऐसा करेंगे तो ऊपर ना जाके नीचे ही चला आएगा। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे अपवर्तन हो रहा था और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से ऐसे सीधा लौट आया वापस, यानी कि जिस माध्यम से गया उसी माध्यम में ये वापस आ गया, तो ये इसको बोलते हैं हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये सघन माध्यम होता है, ये विरल माध्यम होता है, तो विरल, ये विरल था, विरल, तो विरल से गया और विरल में ही वापस आ गया। ठीक है, विरल को रेयर बोलते हैं, सघन को डेंसर बोलते हैं इंग्लिश में, ये तो पता होगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी बार आया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी होगा, अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 37, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो इसका आपका आंसर सही हो जाएगा प्रतिपदा। फ्रेंड्स प्रतिपदा को अमावस्या भी कहते हैं और चंद्र ग्रहण फ्रेंड्स पूर्णिमा को होता है, तो आपको ये बिल्कुल याद कर लेना चाहिए, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि सूर्य ग्रहण अमावस्या को पड़ता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को पड़ता है। याद करने का तरीका फ्रेंड्स, मैंने ये अक्सर भूल जाता हूँ, तो मैंने ये निकाला है चंपू, चंपू यानी कि चा से चंद्र ग्रहण और पा से पूर्णिमा, अब बचा हुआ है सूर्य ग्रहण अमावस्या को, खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, तो इसका आपका आंसर सही हो जाएगा रोमर। रोमर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया। क्वेश्चन नंबर 38 दो बार हो गया, 39, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें हैं, इसका आपका आंसर सही हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान। क्वेश्चन नंबर 39, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो फ्रेंड्स प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है, तो ये निर्वात में अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 40, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होता है, वैसे ही रहती है, क्योंकि प्रकाश की गति के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 41, जबकि ध्वनि तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, सूर्य ग्रहण 41, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
तो यहाँ पे क्रीट, सूर्य का भाग होता है क्रीट, वो दिखाई देता है। अब फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में अक्सर आप कंफ्यूज रहते होंगे कि कैसे याद करें, सूर्य ग्रहण की कंडीशन क्या होती है और चंद्र ग्रहण की कंडीशन क्या होती है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे 2 तरीके याद करने के, जिससे आप चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आसानी से याद कर पाएंगे। तो जैसे एक ट्रिक है फ्रेंड्स, शाम, चंद्रमा कब निकलता है? शाम को। तो शाम को चंद्रमा निकलता है हमारा, तो शाम जो ट्रिक हो गई ये चंद्र ग्रहण के लिए हो गई। यानी कि ऐसे सन मासे मून, सन और मून के बीच जब अर्थ आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ऐसे ही अब समा, सुबह सुबह समा लगता है, जैसे नहीं कहते क्या, एक गाना टाइप में आपने सुना था, तो उसे याद कर लीजिए, समा। तो जब सन और अर्थ के बीच में मून आता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और सूर्य ग्रहण के समय जो पृथ्वी से हम भाग देखते हैं सूर्य का, उसको क्रीट बोलते हैं। तो ये मुझे लगता है आप लोगों को बढ़िया ट्रिक लगी होगी, याद हो जाएगा आपको, अब आगे से नहीं भूलेंगे। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव। सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य को बोलते हैं और अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स वेव को बोलते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि तरंग को बोलते हैं, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है जिसे लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, जबकि जो प्रकाश तरंग है, प्रकाश तरंग को अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 43 है, डेसिबल होता है। डेसिबल क्या होता है? एक ध्वनि स्तर का मापन होता है, ध्वनि मापन की यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 44, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर मैं अगले वीडियो में भी बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में, 9 संचालकों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो फ्रेंड्स, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, जिसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बढ़ जाता है। जबकि फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो घट जाता है, यानी कि बहुत जल्दी जम जाता है। ये ध्यान रखना आपने देखा होगा, दूध होता है, जैसे हम कभी फ्रिज में दूध को रख देते हैं, नमक वमक मिला के रख दें तो आइसक्रीम जल्दी बन जाती है, क्योंकि नमक एक अशुद्धि है दूध के लिए, तो इम्प्योरिटी है। ओके, चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे? तो जो कंप्रेस्ड गैस है उसको छोड़ने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। क्वेश्चन नंबर 47, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के कंसेप्ट की पुष्टि करता है। क्वेश्चन नंबर 48, हीरा चमकदार दिखाई देता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस? तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा आंतरिक परावर्तन। फ्रेंड्स, यहाँ पे सामूहिक लिखा है तो इसको आप कर लेंगे पूर्ण, आंतरिक परावर्तन, होल इंटरनल रिफ्रैक्शन जिसे बोलते हैं, उसके कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका आंसर किस क्वेश्चन के साथ जाएगा, बताइए किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा बिस्मथ। फ्रेंड्स, बिस्मथ को चुंबकीय धातु आकर्षित नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 50, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है? तो फ्रेंड्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर, जबकि चुंबकीय क्षेत्र अगर पूछा होता आपसे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे पूछा है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा होता तो हो जाता उसका टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, और ये दोनों यूनिट ऐसा ही यूनिट होती हैं। अगर CGS में पूछा होता तो CGS में
इसका मात्रक मैग्नेटिक फील्ड का होता है गॉस, और 1 टेस्ला बराबर होता है 10,000 गॉस। ये फ्रेंड्स आप याद कर लेना। पिछले वीडियो में भी ये कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन था, तो इसमें मैंने क्लियर कर दिया, आप लोगों को बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स मैं सोच रहा हूँ आगे आने वाले कुछ दिनों के बाद मैं बायोलॉजी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ या केमिस्ट्री स्टार्ट करूँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं क्या पढ़ना चाहेंगे आप लोग। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद।